नमस्कार, उमिल टीवी भारत में स्वागत। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतेरा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ग्राम जलाल पत्ती निवासी दशरथ का आरोप है कि उन्होंने करीब 1 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला और दशरथ ने ग्राम प्रधान मंसूर आली पर आवास योजना का लाभ दिलाने की आवाज में पैसे मांगने का आरोप लगाया और उनका कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह कथित मांग को पूरा नहीं कर सके और फिलहाल दशरथ के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में संबंधित अधिकारियों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आइए और विस्तार से जानेंगे हमारे संवाददाता अजमल शाह जी से। उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच की मटेरा विधानसभा में स्थित जलालपट्टी ग्राम सभा है। यहाँ पर एक कच्चे मकान पर हम उपस्थित हैं। ये वजह इसलिए हमको आन पड़ी क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। जो मानक में थे उनको मिला, लेकिन आखिरकार जलालपट्टी में रहने वाले इन गरीबों को, कच्चे मकान में अपना गुजर बसर करने वाले लोगों को अब तक इसका लाभ क्यों नहीं मिला है, इसका सवाल हम इन्हीं मकान में रहने वाले लोगों से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम दशरथ है। दशरथ, कहाँ रहते हो तुम? सर, यही 3 पीढ़ी हो चुकी, पुरखा मर गए, माता पिता मर चुके, हम लोग हैं तीसरी पीढ़ी पर। आज तक प्रधान कई लोग बन चुके, लेकिन हम लोग जानकार नहीं रहे। हम लोग का माता पिता रहे, उनसे बातचीत होकर जो उन लोग का मिला, दाएं बाएं सब लोग का मिला, हमको आज तक नहीं मिला। मंसूर अली जलालपट्टी के खुद प्रधान मौजूदा है। आज तक 5 साल हो गए पूरे उनका। आज तक कहते कहते पैर घिस गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं किया। आज मिलेंगे, काल मिलेंगे, मिल जाएंगे, तुमको परेशान न हो। उसके बाद हम कई बार उनसे कह चुके, तो कहें कि इसमें पैसा लगेगा, आप पैसा दीजिए। अच्छा, एक बात और पूछ लेते हैं। तमाम लोग हैं, कुछ को मिला है। अभी मैंने उन लोगों से भी बात करी, उन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे लाभ मिला है। जी। आपको क्यों नहीं मिला और किस वजह क्या वो बता रहे हैं प्रधान? सर, प्रधान बता रहे हैं कि मिलेगा, लेकिन कोई अब मिलेगा, कोई तब मिलेगा, एकदम से ना मिलेगा। लेकिन सब कहीं आवास आता जाता है, गांव में कई ठो आए गए, सबका दे दिया। न इधर कोई रास्ता, ना रोड, न बनवाते, न कुछ खाली। किसी प्रकार का कोई और बात उन्होंने कही? कोई विधायक नहीं, मतलब कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, ना कोई। उन्होंने कुछ कहा प्रधान ने कि क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? कोई डिमांड तो नहीं करी? यही कहा था कि हमारे हाथ में नहीं, जब मिलेगा तब देंगे, जब मिलेगा तब देंगे। पैसे कौड़ी की डिमांड उन्होंने पैसे कौड़ी के एक चक्कर, हम फोन से बात कर, हम बाहर हैं सर, तो गांव पर लिखा भरत है फॉर्म वार्म, तो हम फोन घर से हमरे थे फोन हुआ, तब सर हम उनके पास फोन लगाए, तो बोले लगे प्रधान दादा हमों का आवास दे दिया जाए, अपनी जिंदगी में अपने हाथ से एक आवास दे दिया जाए हमों का। तो कहीं मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ लागत लागेगा, रुपया पैसा। वो रिकॉर्डिंग वगैरह है? रिकॉर्डिंग है, दिखाइए, सुनाइए। हाँ, कहीं से पट्टी बगिया के 2-4 लोग के जो है आवास के बारे में आवास का काम चल रहा है। आवास मिलेगा आप लोग तो सबके जो है आधार और खाता वाता लागे, तो हमारे आधार खाता का बिना लागे करके भी। अरे आपका पहले लग चुका है। हाँ, देखो दे दो धरे रही, लेकिन लग गया है पहले। अब आप जाने फिर आता, हम जाने थे यार, आप परेशान ना। अरे आप के जिंदगी में आपके हाथ है, हम सब कुछ जानते हैं। दशरथ, मैंने आपको घर दे दिया तो दे दिया, ठीक। और दादा बस आगे जो हम कहे तो हम कहो, बस हम तुम्हें माफी के चलबे जौन कहियो तो माफी के साथ घर देन कुछ मामला है ना, तो वो वाला कह दियो। हाँ हो जे, हाँ उमा नेताजी कहियो तो वही बात जी नहीं हो जे। हाँ जस कहियो तो हो जे। हाँ, घर आपका मिले, हाँ जानो मिल गया। अच्छा, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये तो कह रहे हैं कि मिल गया तुमको मकान।
कहाँ मिल गया? ये कब की रिकॉर्डिंग है? ये हुई कि 1 साल भर लगभग। इस तरह से जनप्रतिनिधियों को लोग चुनते हैं और ये आशा करते हैं कि उनका लाभ, उनका हक सरकार द्वारा जारी योजना उनके तक पहुंचेगी और उनका जनप्रतिनिधि उनका हक दिलाने में पूरा प्रयास करेगा। लेकिन एक दशरथ का नाम सुना होगा, बिहार वाले दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। उस रास्ते को आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक दशरथ ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश की बहराइच की पावन धरा पर, जो आज भी कच्चे मकान में सोने को मजबूर हैं। वो उन लोगों की वजह से मजबूर हैं जिनकी रिकॉर्डिंग आज अभी अपने प्रधान की दशरथ ने सुनाई कि किस प्रकार वो डिमांड कर रहे हैं कि हाँ तुमको मिलेगा, लेकिन जो उसका हक है मिलने के बाद उसका जो मुआवजा है वो देना पड़ेगा। मुआवजा आप भी समझ रहे हैं। क्या लगभग कितने पैसे की डिमांड हुई थी दशरथ? अब सर 10,000 15,000 रुपया ऐसे लेते हैं। 10,000 15,000 एक आवाज पे लिए। एक आवाज पर। सरकार ने डिजिटलाइजेशन के दौर में, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये ख्वाब था कि डायरेक्ट जो पैसा है वो सीधा लाभार्थी के खाते में जाए, उसके बावजूद ये कुछ लोग आजादी के बीते दिन 80 वर्ष हो गए हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 79 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दशरथ जैसे लोग आज भी इन कुछ भ्रष्ट लोगों के गुलाम हैं। ऐसी गुलामी से हम आशा करेंगे कि सरकार आजादी दिलाएगी। दशरथ जैसे तमाम परिवार, तमाम लोग, तमाम गरीब लोग ऐसे हैं जो आज भी पीड़ित हैं और ऐसी त्रस्त बेड़ियों में कैद हैं कि वो निकल नहीं सकते। एक बेटा यहां पर तिरंगा लिए है, तो अभी बीता दिन था स्वतंत्रता दिवस गया है। काश ऐसे भ्रष्ट लोग इस तिरंगे की लाज रख लेते तो आज दशरथ को पक्का मकान मिल गया होता, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया होता। देखना होगा किस तरह से कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हॉर्नबिल टीवी के लिए बहराइच से अजमल शाह। बलिया से बड़ी खबर है, जहां दिवंगत बसपा नेता उमाशंकर सिंह की श्रद्धांजलि देने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मौजूदा हालत पर भी अपनी बात रखी और बीएसपी के पास अब कुछ नहीं बचा। इस सवाल पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा है कि पार्टी के पास संगठन की बहुत बड़ी ताकत है और उन्होंने कहा है कि बसपा नेताओं की बाहर निकलकर जनता के बीच जाना होगा। और धनंजय सिंह ने कहा है कि पूरे प्रदेश में बसपा नेताओं को यात्रा करनी चाहिए, इससे पार्टी को दोबारा मजबूती मिल सकती है और बसपा जरूर खड़ी हो जाएगी। वही दिवंगत उमाशंकर सिंह के बेटे योगेश उमाशंकर सिंह को लेकर उन्होंने कहा है कि वहां पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे और धनंजय सिंह ने कहा है कि वहां योगेश को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। संदेश आपका है और कोई ऐसा कार्य जो आपके कैसे उनके संबंध रहे हैं और कोई ऐसा कार्य जो आपको लगता हो कि ये कुछ हटके था और बातों से कुछ हटके था, थोड़ा विशेष बताएं। हमारा लगभग उमाशंकर जी के साथ 25 वर्षों से अधिक का संबंध था। बहुत ही मृदुभाषी, सरल और जब से वो विधायक बने क्षेत्र में आने से लगता है कि क्षेत्र के प्रति कितना उनका समर्पण था। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप किया है और यहाँ के लगा जिस तरीके के क्षेत्र के लोग उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति जो प्यार, निश्चित रूप से आज इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए हैं परिवार के साथ। हर दुख सुख में हम लोग खड़े रहने थे, हैं, आगे भी रहेंगे। मैं तो यहाँ के लोगों से ही देख के भाव जो लगता है कि निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र उनके परिवार के साथ खड़ा रहेगा और जो भी राजनीतिक जिम्मेदारी चल रही थी परिवार ने
बेटा अगर चुनाव में आता तो क्षेत्र पूरी तरीके से आशीर्वाद दे उनको, ताकि जिस तरीके से उमाशंकर जी क्षेत्र की सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, घर घर लोगों के साथ जाना मिलना, उनके भाई सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, उसी तरीके से परिवार उमाशंकर सिंह जी की कमी तो बहुत बड़ी कमी है, पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, इतने लोग सरल और सहज हैं और जितनी विनम्रता इन लोगों के अंदर है, उनकी कमी को जनता के बीच में खलने नहीं देंगे सेवा के माध्यम से। अच्छा, आपने देखा कि सभी पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता घर आए इनके, और ऐसा लगा कि ये हर पार्टी के नेताओं से इनके अच्छे संबंध रहे, रिलेशन है। देखिए, पहली चीज बताऊं, उमाशंकर जी बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे और विधानमंडल में पार्टी के नेता थे, और सारी पार्टी, देखिए ये तो इस तरीके का सवाल खड़ा ही नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। सदन के सदस्य और सदन के जो भी नेता उनके साथ रहे, जो भी काम के मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, देखिए श्रद्धांजलि अर्पित करने वहाँ लखनऊ घर भी आए, अपोजिशन के लीडर आए, उनकी पार्टी के नेता बहन मायावती जी भी आए, सारे लोग आए वहाँ पर। देखिए होता क्या, जो अच्छा काम कर रहा होता है क्रॉस द पार्टी लाइन उसकी एक्सेप्टेंस होती है और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, और उमाशंकर सिंह जी ने इस परंपरा को हमेशा पालन करने का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों के यहाँ आना जाना, किसी के सुख दुख में शामिल होना, इसी वजह से आज सारे लोग वहाँ पे उनके यहाँ भी सब लोग उपस्थित हैं। सर, एक बड़ी पार्टी के एकमात्र दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल में मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जितिन प्रसाद और यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और नान गोपाल नंदी, ए.के. शर्मा और जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। और जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत जापान संबंध में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि ऑटोमोबाइल और हाइड्रोजन एनर्जी समेत कई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावना है। और सीएम योगी के मुताबिक यामानाशी के गवर्नर के नेतृत्व में आया जापानी प्रतिनिधिमंडल यूपी में निवेश को लेकर उत्साहित है, और उन्होंने भरोसा जताया है कि जापानी निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतरने में उत्तर प्रदेश सरकार सफल होगी। और मुख्यमंत्री ने भारत जापान साझेदारी को प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसरों को बदलने पर जोर दिया। और वही 22 अगस्त को जापानी प्रतिनिधिमंडल वाराणसी जाकर भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेगा। आप देखते हैं दोनों स्टेट के बीच में ये भागीदारी। देखिए, मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके प्रयास से आज भारत और जापान के संबंध एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जापान के साथ हम लोगों ने इस संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 2024 नवंबर-दिसंबर में जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के माननीय गवर्नर ने यूपी का दौरा किया था। उसके बाद फरवरी 2026 में मुझे एक डेलीगेशन के साथ में जापान और यामानाशी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय हमने यामानाशी और जापान में जिन मुद्दों पे चर्चा की थी, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर में, अन्य ढेर सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ढेर सारी संभावनाएं यूपी के अंदर हैं, और उसी बात को लेकर के 200 से अधिक इन्वेस्टर, इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज यामानाशी के अन्य गवर्नर के नेतृत्व में
आज दिल्ली में पहुंचा है। आज यहाँ पे केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी ने उनके सम्मान में आज यहाँ पे रात्रि भोज दिया है और कल प्रातः काल से हमारी इन सभी मुद्दों को लेकर के यूपी में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग सेक्टर में जो जापान का ये प्रतिनिधि मंडल है यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में आया है, बहुत उत्साही है और कुछ ठोस इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक है और मेरा मानना है कि हम उसे ज़मीनी धरातल पर उतारने में सफल हैं। कुछ आइडिया दे सके सर, कितने की उम्मीद है इन्वेस्टमेंट की? देखिए, जापान के दौरे के दौरान 1.5 लाख करोड़ से ऊपर के सहमति पत्रों को वहाँ के इन्वेस्टर ने हमें सौंपा था, जिसमें से लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का हमारे साथ एमओयू हुआ था। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाइजीरिया प्रधान प्रतिनिधि मंडल के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में आया प्रतिनिधि मंडल यूपी सरकार की कृषि और फूड प्रोसेसिंग विभागों के साथ चर्चा कर रहा है और केशव प्रसाद मौर्य ने के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कृषि और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश उपलब्धियों के वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है। वहीं वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस संसद के इमरान मसूद के बयान पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम के सम्मान जरूरी है और कांग्रेस नेताओं के रवैये पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव के यूपी गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर भी डिप्टी सीएम ने पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि 2027 तक समाजवादी पार्टी के कमजोर होने का दावा करने वाले अखिलेश यादव को जनता जवाब देगी। मंत्री की अगुवाई में भारत के दौरे पर आया हुआ जो डेलीगेशन है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य प्रसंस्करण डिपार्टमेंट, कृषि विभाग के साथ इनकी आज चर्चा है, वार्ता है और प्रदेश की दृष्टि से हम लोग चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो चाहे खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र हो, हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसी का आकर्षण दुनिया के अलग अलग देशों से वहाँ की सरकारों के द्वारा अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। यह सब कुछ जो होता हुआ हम देख रहे हैं, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लगातार 9 वर्ष से अधिक समय से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया गया, उसका सुपरिणाम है। सर, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम गाएंगे नहीं लेकिन उसका सम्मान करेंगे। कांग्रेस वंदे मातरम का अपमान कर रही है, कानूनी दृष्टि से भी ये गलत है और एक राजनीतिक दल के नाते भी ये गलत है। लेकिन कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मौजूदगी में जिस प्रकार से वंदे मातरम का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने तिलमिलाहट दिखाई, जिस प्रकार से सभी 6 छंद गाने से रोकने का काम किया, वो गलत था। उसका हम विरोध करते हैं और इसके लिए वो देश से माफ़ी मांगी। अखिलेश यादव एनडीए गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में तंज कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन उनकी लुटिया डुबोने वाला है। समाजवादी पार्टी सफाई जाने वाली है। 2027 में सपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बौखलाहट पे इस प्रकार की बयानबाजी वो दे रहे हैं। अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के राजनीति समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जापान में चल रहे निवेश से जुड़े कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार के दावों के बीच सरकार को यह बताना चाहिए कि युवाओं के लिए कितनी नौकरियां पैदा हुई। और अवधेश प्रसाद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
प्रदेश में बदलाव की उम्मीद है और उन्होंने दावा किया है कि सपा की सरकार बनने पर विकास, रोजगार, किसानों और महिलाओं के हित में काम किया जाएगा और झारखंड में 44 परीक्षाओं के रद्द होने पर मुद्दों पर भी अवधेश प्रसाद सरकारी ने कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और दिल्ली में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के से जुड़े भ्रष्टाचारों पर जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि लगातार ऐसे मामलों में जनता का भरोसा कमजोर हुआ है और बीजेपी की नई टीम और शीर्ष संगठन में संभावित बदलाव को लेकर अवधेश प्रसाद ने इससे पार्टी का आंतरिक मामला बताया और उन्होंने कहा कि बीजेपी में संगठन में चाहे जो भी बदलाव करे, इससे जनता के बीच उसके प्रति भरोसे की स्थिति में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसा है, योगी जी तो इस समय बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। योगी जी हैं कि अपने मंत्रिमंडल के न जाने कितने मंत्रियों को निवेश के लिए भेजा था और ताल ठोक करके कह रहे थे कि अब तो उत्तर प्रदेश में इतने उद्यमी आ रहे हैं, ये है। अभी तक कुछ हुआ नहीं, 10 वर्ष हो गया, एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगा, जिसका नतीजा है बिजली का घोर संकट है, हाहाकार मचा है। रात रात बच्चे तड़फड़ा रहे हैं, अंधेरा हो जाता है गर्मी में। तो ये कुछ नहीं है, ये इस तरह के बेबुनियादी खबरें हैं और बेबुनियादी बातें हैं। जो कुछ होगा सत्ता परिवर्तन के बाद ही सब कुछ होने वाला है। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, पीडीए की सरकार बनेगी, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं विकास का, सम्मान का और युवकों को नौकरी का, किसानों की जो बदहाली है उससे छुटकारा का, महिलाओं के सम्मान का, कानून व्यवस्था चुस्त का, उसकी कल्पना इस सरकार में आप नहीं कर सकते। वो केवल माननीय अखिलेश जी की सरकार आएगी, पीडीए की, तभी ये समस्याओं का अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि चांदा मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है और रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को किसी भी तरह की गड़बड़ी में क्लीन चिट दे जाने का दावा किया गया है और इस मामले में नित्य सरयू आरती अंजनैया सेवा समिति के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास जी ने महाराष्ट्र में प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि चंपत राय निर्दोष थे और महंत शशिकांत दास जी महाराज ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले भरोसा दिलाया था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि यहाँ अयोध्या के एक वर्ग ने शुरू से ही चंपत राय की बेगुनाही पर भरोसा जताया था, जो अब जांच रिपोर्ट से सही साबित हुई है और उन्होंने चंपत राय को दोबारा सम्मान देने और ट्रस्ट में उनकी भूमिका बहाल करने की मांग की और साथ में उन्होंने कहा कि आरोपों को चलते उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और जबकि उन्होंने लंबे समय तक श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और विश्व हिंदू परिषद के लिए काम किया है। भारत।